हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम करंटली कल्चरल स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं एंड बहुत सारी वीडियोस इस रिगार्डिंग कल्चरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो पहले जाकर देख लेना। इस वीडियो के लिए कम से कम आप इंट्रोडक्शन, ट्रिपल CS और रिचार्ड हॉगार्ट, ये 3 तो देख ही लेना। उसके बाद ही आप इस वीडियो में आना, क्योंकि वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसा आपको पता ही है, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि all these videos are prepared on the basis of the 20-year question analysis of the UGC नेट एग्ज़ाम। सो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि UGC नेट पूछता क्या है, और उस रिगार्डिंग वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, दिस वीडियो इज अबाउट रेमंड विलियम्स। सो रेमंड विलियम्स वाज बोर्न इन 1921 एंड ही डाइड इन 1988। ही वाज अ वेल्श सोशलिस्ट राइटर, academic, novelist and critical influential figure within the new left and in wider culture. He was a person of the British left. ठीक है, उसके बाद he and Richard Hogarth were influenced by F.R. Lewis. मैंने आपको जो जो वीडियो सजेस्ट किया, अगर आप वो देख के आ रहे हो तो आपको इस बारे में पता होगा कि F.R. Lewis के साथ होगार्ट और इनका क्या कलेक्शन था, लिविसिज्म क्या थी, ये सब आपको पता होगा, राइट। उसके बाद ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड वॉज अ प्रोफेसर एट ड्रामा हियर। कल्चर इज ऑर्डिनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। नाउ ये कोटेशन है जो उनका बहुत फेमस है, और इस कोटेशन का मतलब क्या है, लेट मी एलैबोरेट अ बिट। कल्चर इज ऑर्डिनरी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कल्चर मतलब वही होगा जो एलिटिस्ट लोग फॉलो करते हैं, जो एलिटिस्ट क्लास, जो हाई क्लास, हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो जो फॉलो करते हैं वही कल्चर होता है। लेकिन नहीं, कल्चर इज समथिंग जो सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास इंसान की जो इडियोलॉजीज है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यूज़ है, वो उसका कल्चर है। एक सो कॉल्ड लोअर क्लास के इंसान जिसका कोई इडियोलॉजी है, बिलीफ सिस्टम है, लाइफ स्टाइल है, वैल्यूज़ है, वो उस लोअर क्लास के इंसान का कल्चर है। एंड हायर क्लास के इंसान का जो इडियोलॉजीज है, वैल्यूज़ है, बिलीफ सिस्टम है, वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये उसका कल्चर है। सो कल्चर इज समथिंग जो विथ क्लास, जो इंसान का जो होगा वो होगा। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ एलिटिस्ट इंसान का जो कल्चर होता है वही कल्चर होता है, ये नोशन रॉन्ग है। उसके बाद कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली कल्चर इज द होल वे ऑफ लाइफ। कल्चर प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग हु यू आर, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, ये सारा तो कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ, ये तो है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 layers ऑफ अ कल्चर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ सोसाइटी: डोमिनेंट, रेसिडुअल एंड इमर्जेंट। ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब इसमें 70% चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, उसमें से ये एक है रेसिडुअल कल्चर। रेसिडुअल कल्चर मतलब क्या होता है, ऐसा कल्चर जो पुराने कल्चर से अभी भी कंटिन्यू होता आ रहा है। द आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव इंडिया में, जो कि गेस्ट इज लाइक गॉड। ठीक है, सो ये आइडिया अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर रेसिडुअल कल्चर, जहाँ पे आप देख सकते हो बाय डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वॉट एवर इज लेफ्ट फ्रॉम द ओल्ड कल्चर दैट वॉज कंटिन्यूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके बाद एमर्जेंट कल्चर। एमर्जेंट कल्चर क्या है, द एमर्जिंग कल्चर इन द प्रेजेंट टाइम। सो ऐसा कल्चर जो अभी शुरू हो रहा है, जो पहले नहीं था। यानी द आइडिया कि नाउ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर बिकमिंग फ्रेंड्स, ये पहले नहीं था। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, उनके टाइम में देयर पेरेंट्स वर नॉट फ्रेंड्स, नॉट देयर फ्रेंड्स। वो लोग पेरेंट्स थे, वो लोग वो ऑथोरिटी मेंटेन करते थे, वो लोग वो इक्वेशन मेंटेन करते थे। लेकिन अभी वी विथ आवर पेरेंट्स वी आर लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर इज अ हेजेमोनिक कल्चर, द एलिटिस्ट कल्चर, द कल्चर ऑफ द रिच पीपल, वो आपका हो जाता है डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर मटेरियलिज्म इज द मटेरियल इफेक्ट दैट कल्चर हैज़ इन वाइडर सोशल लाइफ। नाउ आप समझो, अभी जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रही है, जो हो रहा है, उसमें कल्चर का, मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, द आइडिया ऑफ गिविंग गिफ्ट्स, द आइडिया ऑफ टेकिंग गिफ्ट्स, ये एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का जो आइडिया है। उसके बाद बहुत शो शाह की चीज़ें हो गई है आजकल, नई नई तरह के कपड़े पहनना, नए नए तरह के स्वीट्स वगैरह लेके आना। सो मटेरियल कल्चर के साथ एक होता जा रहा है, एज इफ कल्चर कभी मटेरियल के बिना था ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ योर कल्चर मटेरियलिज्म, जहाँ मटेरियल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा कल्चर के अंदर मिक्स हो रही है, एज इफ ये दोनों कभी इंसेपरेबल थी ही नहीं, और बिना मटेरियल के कल्चर नहीं होता। राइट, ऐसा कुछ सोसाइटी में अभी नोशन फैल रहा है, बट ऐसा नहीं था। अगर आप अपने एल्डर्स ऑफ द फैमिली से पूछोगे, दादियाँ नानियाँ वगैरह से पूछोगे, तो वो लोग बताएंगे कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म नहीं होता था कल्चर में, इतना ज़्यादा एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स का आइडिया बोल लो, या फिर ये जो बाकी सारी चीज़ें जो थी, जहाँ पे इतना आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, कि आप पैसा दे के आ रहे हो, आप फ्रूट्स
फ्रूट्स लेके आ रहे हो, या फ्रूट्स नहीं, आप स्वीट्स लेके आ रहे हो, ठीक है, ये आइडिया पहले घर पे ही सब बनाते थे। तो ये मटेरियलिज्म एज इफ अभी ऐसा हो गया है कि अगर आप राखी आ रहा है तो आप एक सर्टेन चॉकलेट नहीं खाओगे तो एज इफ राखी ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये सारा आइडिया इज योर कल्चरल मटेरियलिज्म। उसके बाद क्या है, ही कैन बी कंसिडर्ड अ मार्क्सिस्ट। ऑब्वियसली व्हेन समवन इज टॉकिंग अबाउट कल्चर, द पर्सन हैज टू initially understand the different classes of the society. After that only he can understand the various cultural patterns that those classes have, right? So someone who is researching or reading regarding the cultural studies, he or she has to be a Marxist, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, एक ऐसा कल्चर जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज से 25 साल पहले जब हैरी पॉटर रिलीज हुआ होगा, दैट वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। अभी भी है हैरी पॉटर, अभी भी हैरी पॉटर कंटिन्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ये इसका ग्लोबल रीच है इतना ज़्यादा। पीपल सी देमसेल्व्स एज पॉटर हेड्स, मर्चेंडाइज है और बहुत सारी चीज़ें आ रही है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ इंसान किस क्लास से आ रहा है, दे आर द फैन ऑफ हैरी पॉटर, राइट। सो ऐसी चीज़ें जो पॉपुलर कल्चर इज समथिंग जहाँ पे आपको कोई क्लास नहीं मिलता है, ये कोई अपर क्लास की चीज़ नहीं है या कोई लोअर क्लास की चीज़ नहीं, ये ऐसा कुछ है जो बहुत लोगों में पॉपुलर है, ठीक है। मर्चेंडाइज के बेसिस पे कहो या फिर लैंग्वेज में भी आजकल हैरी पॉटर इंक्लूड हो गया है, मगल बोलना, पॉटर हेड बोलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये जो उसमें जो हाउसेस थे, ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, सो ये सब नॉर्मल वोकेबुलरी की टर्म्स हो गई है। उसके बाद बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी है इसके, तो लोग उसको भी पढ़ते हैं। मूवीज ऑब्वियसली है, नई जो सीरीज आने वाली है उसके रिगार्डिंग बहुत हाइप है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हैरी पॉटर इज द पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। अगर आपको पॉपुलर कल्चर समझना है, हैरी पॉटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो ही गेव द टर्म पॉपुलर कल्चर, अ कल्चर पॉपुलर अमॉन्ग द मासेस एट एनी गिवन टाइम. It is the culture that is developed among the masses, including their values, beliefs, etc. It has nothing to do with the high culture, all the culture which is promoted by the rich. सो इसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिचार्ड होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स वर रिवैल्यूइंग द मासेस एज सोर्सेस एंड सब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेचर। तो मासेस को कैसे सोर्सेस या सब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेचर की तरह देखा जा रहा है, इस रिगार्डिंग ये दोनों पढ़ाई करते थे, इस रिगार्डिंग ये लोग लिखते भी थे। तो ये हो गया एक और पॉइंट। उसके बाद सेलेक्टिव ट्रेडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप पहले इसको समझो क्या होता है, उसके बाद हम बाय डेफिनेशन जाएंगे। सपोज ये आइडिया, आजकल शादियाँ बहुत बड़ा मैटर एक हो गई है, बड़ा मैटर इन द सेंस बहुत ज़्यादा लोग खर्चा करने लगे हैं, बहुत रॉयल एक चीज़ हो गई है, बहुत रॉयल अफेयर हो गया है आजकल शादियाँ। बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस, बहुत ज़्यादा लाइटिंग, बहुत ज़्यादा डीजेस, इनके बिना शादियाँ एज इफ हो ही नहीं रही है। सो लेकिन अब अगर आप अभी देखोगे तो लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसी शादियाँ तो बहुत दिन पहले से हो रही थी, लेकिन नहीं, मिडिल क्लास घरों में शादियाँ ऐसे नहीं हो रही थी पहले। मिडिल क्लास घरों में बहुत ज़्यादा सिंपल अफेयर था शादी, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स, अ वेरी बिग थिंग वेयर यू हैव टू वेयर डिज़ाइनर थिंग्स, वेयर यू हैव टू include a very designer menu, where you have to create that designer big lavish फीलिंग एटमॉस्फेयर, वरना तो आजकल शादी कुछ है ही नहीं। सो लेकिन दिस वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ मिडिल क्लास, हो रहा था लेकिन फॉर द रॉयल फैमिलीज। तो अगर आप जब अपने कन्वीनियंस के लिए किसी चीज़ को जस्टिफाई करने लगते हो, दैट बिकम सेलेक्टिव ट्रेडिशन, यानी कि ये तो मेरे ट्रेडिशन में था ये दिखाना, लेकिन नाउ यू आर सेलेक्टिंग दैट फॉर योर सेल्फ, दैट पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइंग इट, बट दैट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी। जैसा मैंने बोला आपको, मिडिल क्लास या सोकर लोअर क्लास के लोग कभी इतना बड़ा ऐसे बहुत खर्चा करके ऐसे शादियाँ नहीं करते थे, राइट। सो ये बाय डेफिनेशन समझते हैं। रेमंड विलियम्स डिफाइन सेलेक्टिव ट्रेडिशन एज द प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर्स पास्ट और प्रेजेंट आर चोजन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटेड बाय डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिशन दैट अलाइंस विद द कंटेम्प्रेरी पावर स्ट्रक्चर्स। आप समझो, अगर ऐसी शादियाँ होंगी, इतनी बड़ी खर्चे वाली शादियाँ होंगी, तो द कैपिटलिस्ट विज ऑल्सो अर्न अ लॉट। जब शादियों का सीजन होता है, आप देखना दिस कैपिटलिस्ट क्लास अर्न्स अ लॉट। इसके रिगार्डिंग डेटा भी निकलता है हर साल कि इस साल इतना फ़ायदा हुआ, इतने टैक्स में फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें, ये सारा कैलकुलेशन निकलता है, देखना। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द लिव्ड culture of a period and its recorded often skewed history. So this is skewed history. आज से जब आप 50 years बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंडिया में शादियाँ तो ऐसी ही होती है, बहुत बड़ी लार्ज अफेयर होता है शादी, लेकिन आज से 50 साल पहले तो ऐसा नहीं था।
ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं एज इफ हम ऐसा ही बहुत सालों से करते आ रहे थे, ठीक है। तो दिस इज योर सेलेक्टिव ट्रेडिशन, जहाँ आप एक पार्ट को कुछ उठाते हो, अपने ट्रेडिशन में डालते हो और आप ऐसे दिखाते हो कि दिस वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई कल्चर, बट नो, इट वॉज नेवर. यू हैव एडेड इट फॉर योर ओन कन्वीनियंस एंड यू आर शोइंग दिस एज इफ दिस वॉज द पार्ट ऑफ योर कल्चर. और इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा कैपिटलिस्ट को हो रहा है, जो कि अगेन बहुत नेचुरल सी चीज़ है. अच्छा, सो सेलेक्टिव ट्रेडिशन में तब आपको दो चीज़ें पता चल रही है. पहली आपको ये पता चल रही है कि कैसे सर्टेन क्लास इज ट्राइंग टू शो दैट दीज थिंग्स आर नॉर्मल इन द क्लास, और यहाँ पे कैसे कैपिटलिस्ट आर ट्राइंग टू डोमिनेट, प्रमोट करना, इसको दिखाना ऐसी चीज़ों को कि अच्छा वो ऐसे ही तो होता है. सो दे कैन ऑल्सो अर्न बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ मनी फ्रॉम हियर, ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है? ही वॉज अ मार्क्सिस्ट हु रिकन्सिडर्ड द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन द रिलेशन ऑफ लिटरेचर. वेरी इंटरेस्टिंग. बेस और सुपरस्ट्रक्चर क्या है? बेस और सुपरस्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है मार्क्सिज्म में. ये मैंने मार्क्सिज्म में बहुत अच्छे से समझा है. एंड विलियम्स आर्ग्यूड दैट Marx and Engels mistakenly saw economic infrastructure as determining the superstructure or culture, whereas in reality, culture is more complex and diverse and can change significantly even in the economic base, even if the economic base remains the same. So, economic base is not the only determining factor. बस यही इनका कहना था. इनका कहना था कि जो मार्क्स और एंगल्स ने सोचा था, या उनका जो परसेप्शन था कि मनी इज समथिंग दैट डिटरमाइंस योर बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का इक्वेशन, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है. मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग, और इकोनॉमिक बेस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट डिटरमाइंस योर superstructure or that determines your culture as a whole, ठीक है. So Williams argued that a new Marxist theory of culture needed to take account of the relative autonomy of the superstructure from the economic base, seeing the economic base as the guiding string on which a culture is woven rather than something which determined it in a fixed and predictable way. उनका कहना है कि हाँ, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. दिस इज द गाइडिंग स्ट्रिंग. यहाँ से चीज़ शुरू होती है इकोनॉमी से, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत कुछ है. बेस क्या है? बेस मतलब जहाँ पे दो चीज़ों का इंटरेक्शन हो रहा है. सपोज फैक्ट्री के ओनर एंड वर्कर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में जो लॉस है, जो तो इनके बीच में जो बातें हो रही है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ से कुछ लॉस निकल रही है. दैट लॉस फॉर्म योर सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है. हम रिलीजन को कैसे देख रहे हैं, कैसे रिलीजन इज व्यूड, उस हिसाब से सुपरस्ट्रक्चर में रिलीजन का एक आइडिया जनरेट होता है, ठीक है. सो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर सुपरस्ट्रक्चर. लेकिन इकोनॉमी इज नॉट द ओनली आइडिया. जो मैंने अभी आपको बोला, इकोनॉमी इज नॉट द ओनली थिंग. रिलीजन आ गया, अभी मैंने जो आपको समझाया, रिलीजन आ गया, लॉ आ गया, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है. सो इकोनॉमी इज नॉट द ओनली थिंग दैट डिटरमाइंस योर बेस. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट डिटरमाइंस योर बेस. हाँ, इकोनॉमी माइट बी द स्टार्टिंग फैक्टर, ठीक है. अच्छा, उसके बाद है मैं वो वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी जो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर जहाँ पे मैंने समझाया, ठीक है. अच्छा, हिज वर्क्स इन प्रीफेस टू अ फिल्म, यहाँ पे ये बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग के बारे में. और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग है, ये इसको बाद में एलैबोरेट करते हैं द लॉन्ग रिवॉल्यूशन एंड मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में, ठीक है, इस टर्म को. सो ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या है? सपोज शाहरुख खान फॉर इंडिया इज अ डिफरेंट आइडिया फॉर एवरी इंडियन. हमें पता है शाहरुख खान क्या है. शाहरुख खान मतलब ही इज़ अबाउट रोमांटिक मूवीज, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है. लेकिन समवन हु माइट बी लिविंग समवेयर इन अदर कंट्री, फॉर देम शाहरुख खान माइट बी अ सिंपल मूवी एक्टर, ठीक है. अब समझो आप ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या है. आई हैव फेल्ट शाहरुख खान. इंडियंस फीलिंग शाहरुख खान मतलब क्या है? हम उनकी मूवीज़ को देखते देखते बड़े हुए. दिस कम्स फ्रॉम अ एक्सपीरियंस, जिसको वो कहते हैं सल्यूशन. और ये सिमेंटिक आइडिया जो है, सोशल सिमेंटिक फॉर्मेशन का आइडिया, मतलब सिमेंटिक मतलब क्या? एक सिम्बॉलिक आइडिया जो हो गया. सो फॉर समवन इन सिटिंग इन सम फॉरेन कंट्री, उनके लिए शाहरुख खान इज जस्ट एन एक्टर, ठीक है. एक बहुत सिम्बॉलिक सी चीज़ है कि एक्टर है बस. बट हमारे लिए, हमारे एक्सपीरियंस से वो आइडिया जनरेट होता है शाहरुख खान का, ठीक है. नाउ आप स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग समझो. एज विलियम्स एक्सप्लेन, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग्स आर सोशल एक्सपीरियंसेस इन सॉल्यूशन एज डिस्टेंट फ्रॉम अदर सोशल सिमेंटिक फॉर्मेशंस which have been precipitated and are more evidently and more immediately available, राइट. सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग. उसके बाद कल्चर एंड सोसाइटी. कल्चर एंड सोसाइटी क्या है? ये एक वर्क है जिसका पूरा नाम है कल्चर एंड सोसाइटी 1780 to 1950, ठीक है.
This was published in 1958. So it critiques the idea of high culture. It defines culture as a way of life. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. लॉन्ग रिवॉल्यूशन, अगेन इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग आपको मेंशन मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने रखा है. और ये बाकी की कुछ वर्क्स है, आप रोक के पढ़ लेना. उसके बाद कल्चर मटेरियलिज्म, जो मैंने अभी आपको समझाया कि रेमंड विलियम्स कल्चरल मटेरियलिज्म एक थियोरेटिक फ्रेमवर्क एनालाइजिंग कल्चर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द लिव्ड प्रोसेस डीपली इंटरट्वाइंड विद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. जो मैंने आपको बताया कि कैसे इकोनॉमी इज गेटिंग इंक्लूडेड इन आवर सोशल लाइफ एंड एज इफ इट वॉज इनसेपरेबल. ठीक है. उसके बाद ये बाकी की कुछ वर्क्स है, ये आप रोक के पढ़ लेना. सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. ठीक है. मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एंड बड़ा होना मतलब बोरिंग होना, मुझे पता ही है. ठीक है. इसीलिए आई ट्राई कि जितना लिमिट किया जाए, जितना छोटा किया जाए, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट video we'll be talking about peer body. So stay tuned to this channel for more such videos. Subscribe, like, share if you like the content. Thank you.